चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 8 के पहला चैप्टर है। चैप्टर के नाम है भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे और आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में सुना होगा और बहुतों ने तो खेला भी होगा। जैसे कि इसमें के नाम से ही अंदाज हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाहर नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाह्य गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगते हैं तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाता है। और इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेल के भी कुछ तय नियम होते हैं और इस नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज में भी कभी कुछ मूलभूत नियम होते हैं और उन्हें से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है और आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है, जिसे दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। क्लास 6 और 7 में भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हमने भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं और इन किताबों को पढ़कर क्या कभी आपके अंदर कभी ये सवाल नहीं आया कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? और क्या आपने यह जानने की कभी कोशिश की कि संविधान किसने लिखा है या उसे लिखने वाले कौन थे? और इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बच्चों पर विशेष जोर दिया जाएगा। देखते हैं कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होंगे और लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे भी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं और उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय कर सकते हैं कि सरकार किस तरह होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं और जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। उसके बाद इन बातों का मतलब यह है कि यह समझने के लिए आइए दो और बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबरों में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी और सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था और वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी और नेपाल के कई लोग कई दशक तक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे और इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई और अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए। वे पिछले संविधान को इसलिए अपनाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे आदर्श नहीं है और जो वे नेपाल के लिए चाहते हैं और जिनके लिए वे लड़ रहे थे। जिस तरह फुटबॉल के खेल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग अपने देश के लिए एक नया संविधान बना रहे हैं और ऊपर के चित्र के जो दिए गए हैं उस अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल
नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। और संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीति व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया है कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी, और जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारे ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके, और फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता के दुरुपयोग कर सकते हैं, और इसी तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलती है। और राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसी का एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। इसके पहले देखें, नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही, और अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँवों में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दल के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए, और इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था, और उसके बाद आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से की गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूरी कर दिया, और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीति दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2007 में नेपाल में अंतरिम संविधान बनाया गया और उसी के मुताबिक शासन चलाएगा। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्र में यहाँ दिया गया है। उसके बाद एक है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया, और केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, और पृष्ठ 2 पर जो चित्र यहाँ पर दिखाया गया है संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। दिसंबर 1946 में नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया, और 1.5 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। और संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। और संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उन संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये उदाहरण दिया गया है चित्र कथा पट में। तो देखिए, सुरेश अपनी कक्षा के मॉनिटर है और वह दबंग किस्म का लड़का है, और उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। और क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर चली जाती है, और वह सुरेश को सब बच्चों को ख्याल रखने के लिए जिम्मेदारी देती है, और सुरेश मौके का फ़ायदा उठाकर अनिल को तंग करता है और डांट भी सुनाता है। इसी तरह बताता है कि कैसे राजनेता दुरुपयोग कर सकते हैं शक्ति का। तो लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियत तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों और सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको क्लास 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव की कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा था, और वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। और लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के
खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करें। और नीचे दिए गए चित्रकथा पट पर में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इसी बात को समझाया गया है। जिसे खेल की घंटी शुरू होती है और उसके बाद लड़के वाले टीम बोलते हैं कि नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। लड़की बोलती है चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। और उसके बाद यह लड़कियां कहती है यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। लड़के हंसते हैं इस बात पे कि हम जीत गए। और उसके बाद लड़कियां बोलती है कि हमें सदा ही वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। लड़के बोलते हैं मैडम, इनको फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जा सके। दूसरी लड़की कहती है इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, और जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करना रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। जैसे कि इस चित्रकथा पट में पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों को इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, यानी इंटर कम्युनिटी कहते हैं। और या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, और जिसे अंतः समुदाय यानी इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहा जाता है। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं और ऐसे विचार हमारे व्यापक हित के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसे भावनाओं से बचाने में मदद करता है, और इसे समझने के लिए नीचे फिर एक चित्रकथा पथ दिया गया है। जैसे यहाँ शबनम दुविधा में है और उसे कुछ करना है। यह कहती है कि कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है और मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। इन पर अगर मैं ऐसे करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। शबनम के घर वाले कहते हैं शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? बोलती है कि मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। और मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आज की रात कोई टीवी ना देखें तो शायद मेरा भी मन नहीं ललचेगा। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। और उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन होना चाहिए। इस भावना में बह कर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देंगे। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उम्मीद से बचाता है, और यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता है जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ पाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब भारतीय संविधान में कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझने के उपयुक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। देखते हैं भारतीय समाज के मुख्य लक्षण देखते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जिन्हें जिन नियमों का मानना पड़ा था वे उन्हें
उन्हें खुद नहीं बनाए थे और औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए और उनमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या होंगे और यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे और भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही थी। यहाँ है संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी और भावी संविधान के एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपयुक्त चित्र यहाँ दिया गया है तो इसके माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं और जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी चुनौतियाँ थी जो संविधान सभा में थे और हमारे देश में कई समुदाय थे। उनकी न तो भाषा एक थी और न ही धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था और कुछ रियासतों वो तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी और जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। और उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उनमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक, आर्थिक और सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपयुक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए और जिनमें इस दस्तावेज को लिखने वाले सूझ रहे थे और इससे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया था। यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिलती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो लेकिन अभी भी अनुसूचित जाति या बेवकूफ़ नहीं हो सकती क्योंकि इन कानूनों को संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है और इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल लें। उसके बाद देखें संविधान में संघवाद देखें तो इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है जिसके बारे में क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं और क्लास 7 की किताबों में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था और इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि जहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे और इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दे पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है और राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ अनुसूचियाँ दी गई है जिसमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं और उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं।
यहाँ है कि जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लगती है और यह आम आदमी के कुशलक्षेम जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। और अस्टीन जी 1900 ये जहाँ से लिया गया उसका है। और उसके बाद संसदीय शासन पद्धति देखिए। भारतीय संविधान में सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं और क्लास 7 की किताब में शुरू में कंता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी। और भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है और उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीके को प्रोत्साहित मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित उच्च नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है और इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में आपकी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से इसमें बारे में बताया गया। उसके बाद शक्तियों का बंटवारा देखें। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं और न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। और राज्य की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों को इस शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होगी और शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ये है जो तस्वीर दिया गया है। भारतीय संविधान के सदस्य को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे और इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शासन द्वारा ही जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। उपयुक्त चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों गहन चर्चा में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। यह है कि इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है और ध्यान रखें इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार के भिन्न अर्थ में लेते हैं और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीति संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य और आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है और राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होती है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद मौलिक अधिकार देखें तो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है और उसके बाद औपनिवेशिक शासन में राष्ट्रवादियों के दिमागों में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था कि इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं और इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों का अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है और इन मौलिक अधिकारों के बारे में
डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इसका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में है हो जो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी है जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व का भी है, और संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार है समानता का अधिकार। तो कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, और इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। और इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, और खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुँच का अधिकार होगा। और रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन कुछ अपवाद है जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की अधिकार शामिल है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उससे का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। उसके बाद संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं। उसके बाद है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता। देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता वह राज्य होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह भी तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। और हम नेपाल में यह देख चुके हैं कि वहाँ लोकतांत्रिक समाज बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत की पैदा हो गई। और ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया वे कई बार इन काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होते हैं। लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्याय में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे और ठोस रूप से उनका अर्थ जानेंगे। यह उपयुक्त तस्वीरों में संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपने आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। और सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं और दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में यह लोग दिखाई दे रहे हैं। और श्री जय रामदास, दौलत राम और खाद्य एवं कृषि मंत्री राजकुमारी अमृत कौर और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम और श्रम मंत्री खड़े हैं।
उसके बाद देखें मनमानापन। देखें तो जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसले या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। और जहाँ नियम तय नहीं किए गए हों या जहाँ फैसले का कोई आधार नहीं है उसे ही मनमानापन कहा जाता है। आदर्श जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ था और इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे। और यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी से परिणत हुई थी और इसी वर्ष की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस आंदोलन को आप और अच्छी तरह से जानेंगे। राज्य व्यवस्था तो इसका यानी पॉलिटी, इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीति संरचना व्यवस्थित है और भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। संप्रभु देखें तो इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। उसका मानव व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीजों की गैर कानूनी खरीद विक्रय को अवैध व्यापार कहा जाता है। और इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है जिससे मानव व्यापार कहा गया है। निरंकुशता इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है।